क्यों भैया आदित्य, ये मजदूरी करके और कितने दिन चलेगा? महामंत्री जी, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, इसीलिए मजदूरी करने में मुझे कोई शर्म नहीं। ये मेरा काम है और यही मेरा पेशा है। मैं यही काम करता रहूंगा, सिर ऊंचा करके। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन ये जमीन राजा मशाई की है, क्या तुम जानते हो? अब राज्य की सारी जमीनों के मालिक तो राजा मशाई हैं, ये तो पता है। लेकिन राज्य के हर नागरिक को जैसे अपनी जमीन पर अधिकार होता है, वैसे ही ये जमीन मेरा व्यक्तिगत अधिकार की जमीन है। ये जमीन मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है और यही मेरी उम्मीद है। इसको भला मैं कैसे छोड़ दूं? इसीलिए इस जमीन पर खेती करने का मेरा पूरा हक है। पूरा हक है। ये बताओ, तुम जानते हो मेरी एक बात पर महाराज तुमसे ये जमीन छीन सकते हैं। क्यों, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखिए मंत्री मशाय, मैं जितना राजा को जानता हूं, वो समझदार और दयालु इंसान है। वो कभी भी अपने प्रजा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे, क्या तुम बात समझ नहीं रहे? मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं, ये जमीन छोड़ दो। हाँ। देखिए, मुझे आपकी चेतावनी की कोई परवाह नहीं है। ये मेरे हक की जमीन है, मैं कैसे छोड़ दूं? चाहे जो भी हो जाए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात है, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? अरे, कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। आप है कि हम पे चढ़ रहे हैं। अब आप धूप में खड़े रहिए, तकलीफ उठाते रहिए। आप जा सकते हैं, अब जाइए। अच्छा, अब मैं जा सकता हूँ? तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये बात याद रखना बेटा। अरे मंत्री मशाह, ये उत्पात और सहन नहीं हो रहा। अरे, सहन तो मुझे भी नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने तुम्हें आज रात बुलाया है। अच्छा, बताइए, कुछ नया है क्या? बस थोड़ी सी जमीन पर खेती करके तुम्हारा भाई खुद को बड़ा समझने लगा है। मैंने उसे ये बताने की कोशिश की कि उस जमीन पर सिर्फ उसका हक नहीं है, लेकिन उसने मुझे अपमानित कर दिया। कहता है कि जाओ जाओ जाओ, भागो यहाँ से। अरे, वो खुद मेहनत करके खाता है, इसीलिए उसका घमंड बढ़ गया है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो मूर्ख होते हैं वही बैल की तरह मेहनत करते हैं। हम जैसे समझदार लोग दूसरों की मेहनत पर खा लेते हैं। हाँ, अब तुम्हारे भाई के पके धान पर मई लगानी होगी। पकी धान ऐसे थोड़े ना उसे मिल जाएगी, कुछ तरीका निकालो। मैं महाराज के पास जाकर रो धोकर उसकी शिकायत करूंगा। महाराज किसी के रोने पर चुप नहीं रह सकते, तब उसे सजा मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ध्यान से करना। महाराज कम नहीं है, वो भी बहुत चालाक है। एक बार समझ गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं महाराज। अरे, आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं सब देख लूंगा। आप बस रात की सभा में रहकर मेरी मदद कीजिए, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम इस बारे में निश्चिंत रहो। हाँ, तो फिर अब कल खेल होगा। हाँ। महाराज महाराज महाराज, आज सबसे पहले मैं आपके सामने एक शिकायत रखना चाहता हूँ। क्या शिकायत है महामंत्री? ये व्यक्ति हमारे राज्य का एक अभागा व्यक्ति है। इसका नाम है विक्रम। अच्छा, और इसके साथ क्या हुआ? महाराज, क्या नहीं हुआ, इसके भाई ने इससे जबरदस्ती जमीन छीन ली। असल में उस जमीन पर अधिकार हमारे राज परिवार का है, यानी कि वो जमीन राज्य के खजाने का हिस्सा है। जब विक्रम उसे ये बताने गया तो उसके भाई ने ना सिर्फ उसे बल्कि मुझे भी अपमानित किया। इसीलिए विक्रम आज आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर आया है महाराज। देखो महामंत्री,
हमारे राज परिवार के पास पहले से ही काफी जमीनें हैं, इसीलिए एक गरीब आदमी की जमीन छीनने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम एक काम करो, उस जमीन को दोनों भाइयों में बांट दो, और क्या। अरे अरे महाराज, लेकिन नहीं 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 महाराज, मेरा भाई खेती कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए मतलब उस जमीन पर उसका हक ही नहीं बनता है। खेती मैं कर सकता हूँ तो मेरा हक बनेगा ना। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? महाराज, वो जमीन मुझे दे दी जाए। तुम्हारे भाई का नाम क्या था? महाराज आदित्य, मतलब आदित्य नाम है। ओह, आदित्य नाम का व्यक्ति तो हमेशा अच्छे शब्दों में सुनता आया हूँ। ये पहली बार जान रहा हूँ कि वो अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, तुम जाओ और मैं थोड़ा सोच विचार करके फैसला करूंगा। और महामंत्री देवराज, तुम इस मामले की निष्पक्ष जांच करके मुझे बताओ, फिर मैं उसी हिसाब से फैसला करूंगा। समझ गए? जी महाराज, जी जी, आपका आदेश सराखों पर, जैसा आप कहें महाराज। धूप में जलकर काम करके आए हो बेटा, थोड़ा ठंडा हो जाओ। है, अरे ठंडा होने का क्या मतलब है माँ? थोड़ा सा जमीन जोत कर खाते हैं, फिर भी मुझसे कितने लोग जलते हैं। क्यों, क्या हुआ? लोग तुझसे क्यों जलते हैं? अरे जलने वाले लोग तो हमेशा होते ही हैं माँ। क्या हुआ, मुझे थोड़ा विस्तार से बताओ। आज जब मैं खेत में काम कर रहा था, तब पहुंच गए मंत्री देवराज। उन्होंने मुझे धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उन्हें अच्छे से जमीन नहीं दी तो वो मेरे खिलाफ कदम उठाएंगे। सुन बेटा, लोग वही कहते हैं जो नहीं कर सकते। तू बस अपने काम पर ध्यान दे, भगवान तेरे साथ होगा। लोग तो हमेशा बुरा चाहेंगे, लेकिन अगर तू सही रहेगा तो देख, सबकी बुरी योजनाएं एक दिन नाकाम हो जाएंगी। मुझे तो एक शक हो रहा है माँ। क्या शक है? मुझे लगता है कि दादाजी भी देवराज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वरना मंत्री को इतनी हिम्मत हो कैसे सकती है? जो साथ है या नहीं, इसकी चिंता मत कर, बस खुद सच्चे रहो और देख, सब परेशानियां समय के साथ खत्म हो जाएंगी। भगवान तुम्हारे साथ है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और मैं तुम्हारे कहे पर विश्वास रखूंगा। चिंता मत करो मां। एक माँ के बेटे को ऐसा काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुद कुछ काम नहीं करते और जो एक भाई काम करता है उसके पीछे हमेशा कांटे बिछाते हो। अरे तुम ज्यादा ज्ञान मत दो माँ, मुझे पता है कि तुम हमें बहुत प्यार करती हो। मेरे लिए तुम तीनों बराबर हो, लेकिन एक के कंधे पर अगर कटहल गिरने वाला हो तो वो मैं सहन नहीं कर सकती। अरे तुम क्या करोगी? सुनो, जो करना था मैंने कर लिया। क्या किया तूने? मैंने उस शैतान आदित्य के खिलाफ राजा के पास जाकर शिकायत की है। अपने भाई के खिलाफ ये तू कर सकता है? हाय भगवान, क्या ऐसे भी भाई होते हैं? भाई होकर भाई के पेट में छुरा मार रहे हैं ये लोग। सुनो, हमारी कोई बात मत करना। खुद महामंत्री देवराज के साथ मेरी दोस्ती है, जो मैं चाहूं वो कर सकता हूं, ये भी तुम जान लो माँ। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम भूल रहे हो कि हमारे ऊपर भगवान भी हैं और मैं भी यहाँ हूँ। तुम क्या करोगी? अगर तुम लोग ऐसे ही चलते रहोगे तो चाहे जितनी भी मुसीबत आए, मैं हमेशा आदित्य के साथ रहूंगी। और मैं एक बात मानती हूँ, सत्य हमेशा जीतता है। आखिरकार समय ही बताएगा कौन किसके सामने सर झुकाता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आदित्य के साथ है। महाराज, अचानक आप चिंतित लग रहे हैं। समझ नहीं पा रहा हूँ रानी, आजकल कौन सही है और कौन गलत। क्या हुआ महाराज, क्या बात है? हाँ, आज आदित्य के भाई विक्रम ने महामंत्री देवराज के साथ मिलकर उसके खिलाफ शिकायत की थी। उनका आरोप क्या था महाराज? उनका कहना है कि जो जमीन आदित्य जोत रहा है
वो राज की संपत्ति है, यानी राज्य की संपत्ति है राजा की, और वो ठीक से जमीन की खेती नहीं कर सकता। इसीलिए उस जमीन को विक्रम को दे देना चाहिए। आपने इस पर क्या कहा? अभी तक हमने कोई निर्णय नहीं लिया। मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन सही है और कौन गलत। देखिए, मैं सभी बातें नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, सभी पहलुओं पर विचार करें, फिर निर्णय लें। हो सकता है आपको गलत तरीके से गुमराह किया जा रहा हो। यही सोच रहा हूं मैं भी, इसीलिए अभी कुछ समझ नहीं आ रहा और कुछ मैंने उनको कहा नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए आप भी सोइए, मैं भी सोता हूं, ठीक है? ठीक है महाराज। हे भगवान, मेरे जैसे हालत इस दुनिया में किसी और की ना हो। 3 बेटों में से एक बेटा है बदमाश, दूसरा है ईर्ष्यालु। मेरा एक ही बेटा अच्छा है, लेकिन उसके खिलाफ उसके दोनों भाई साजिश कर रहे हैं। ऐसा भाग्य किसी माँ को ना मिले। अरे ये तुम रोज रोज की अपनी रुलाई बंद करो माँ, रोना मचा रखा है। क्यों रो रही हो? तुम नहीं समझ सकते मेरी तकलीफ। जिनके पास मेहनत करने और घर में खाने का सामान लाने की ताकत नहीं है, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें करना ठीक नहीं। अरे बेवकूफ लोग खेतों में जाकर खेती करते हैं। मैं और दादा दोनों बुद्धिमानी से अपना पेट पालते हैं। हाँ, हमें आदित्य जैसे खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है। खेती का काम हमारे लिए नहीं है माँ। हाँ, जो दूसरों को लात मारकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें बाहर जाकर मेहनत करने की क्या जरूरत है? माँ मेरी बात ध्यान से सुनो, ज्यादा मत बोलो। हाँ, समझ गई? तो फिर क्या करोगे तुम? क्या सोचते हो कि मैं तुमसे डर कर चलती हूँ? ये जान लो, इस राज्य में जब तक महाराज है, शासकीय व्यवस्था बुरी दिशा में नहीं जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे खिलाफ जाकर महाराज से शिकायत करूंगी। चलो देखो, दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, दिखाओ। तब तक महाराज तुम्हारे छोटे बेटे को पकड़कर फांसी पर चढ़ा देंगे, तब मजा आएगा, देखना। हाँ, भगवान तुम्हें सजा देगा, देखोगे। एक दिन तुम्हें छोटे बेटे के कदमों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। माँ ज्यादा बकबक मत करो। बकबक करने पर तुम्हें और तुम्हारे छोटे बेटे को ना घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। बात करती हो, चुप रहो। देखो हम अपनी राह समझ लेंगे, तुम अपनी समझो। हमारे मामले में जरूरत से ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। क्या हुआ बुढ़िया, तुम मुझसे गुप्त रूप से मिलना क्यों चाहती हो? महारानी, आप ही मेरी परेशानी समझ सकती हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं। मैं आपके पैरों में गिरकर कहती हूँ, मुझे और मेरे छोटे बेटे को बचाइए। क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? मेरा छोटा बेटा आदित्य अच्छा है, लेकिन बड़े और मंझले बेटे माधव और विक्रम, एक बदमाश है और दूसरा ईर्ष्यालु। दोनों मिलकर मंत्री देवराज से दोस्ती कर रहे हैं और मेरे छोटे बेटे के खिलाफ महाराज से शिकायत कर रहे हैं कि वो राज की जमीन पर खेती कर रहा है, जबकि वो जमीन उसके पिता ने उसे दी थी। इसीलिए महारानी, केवल आप ही महाराज के पास जाकर सब कुछ बता सकती हैं और उसे बचा सकती हैं। क्या तुम सही कह रही हो? तुम्हारा छोटा बेटा निर्दोष है? मुझे खुद पर शक हो सकता है, लेकिन अपने छोटे बेटे पर कभी शक नहीं कर सकती। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि महामंत्री देवराज ने भी आकर उसे धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो उसे सजा मिलेगी। इसीलिए हम बहुत डर में हैं। तुम अब घर जाओ बुढ़िया, शाम हो गई है। मैं आज ही महाराज से इस मामले पर चर्चा करूंगी। तुम डरना मत, महाराज वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद महारानी, प्रणाम। मैंने एक योजना बनाई है रानी। क्या योजना है महाराज? पहले मुझे भी आपसे कुछ कहना था। क्या हुआ? आदित्य की माँ मेरे पास आई थी। वो कह रही थी कि उसके बाकी दोनों बेटे मिलकर उसके छोटे बेटे के खिलाफ। ओह ठीक है, इसीलिए मैंने एक तरकीब निकाली है जिससे दूध और पानी दोनों एक साथ हो जाएंगे, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो तरकीब क्या है? देखो, मेरी योजना यह है कि हम तीनों भाइयों को
हमारे मुख्य सोने के खजाने की सुरक्षा का जिम्मा देंगे। हर एक को एक दिन के लिए पहरा देने का मौका मिलेगा। जो चोर है वो इतने सोने को देखकर खुद को संभाल नहीं पाएगा, और अगर वो चोरी करता है तो मैं उसे पकड़ लूंगा और उचित सजा दूंगा। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक नहीं हो रहा? खतरनाक क्या, मेरी सुरक्षा की टीम हमेशा चौकसी करती रहती है। मैं सब कुछ सही तरीके से व्यवस्थित करूंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, अगर आपकी योजना सफल हुई तो निश्चित रूप से सही चोर पकड़ा जाएगा। अरे सब बाहर आओ, सब बाहर आओ। महाराज ने तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश भेजा है। अरे क्या बात है महामंत्री, आप खुद आए हैं। अगर आप कहते तो हम खुद ही आपके पास चले आते। अरे दरअसल खास खबर है, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। कोई खास आदेश है हमारे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, महाराज का आदेश खास ही होता है। सुनो, महाराज चाहते हैं कि तुम तीनों भाइयों को मुख्य राज कोषागार का रक्षक नियुक्त किया जाए, यानी कि खजाने की सुरक्षा करनी है, सीधी बात। तुम तीनों में से हर एक को एक रात ड्यूटी करने के लिए दिया जाएगा। महाराज के राजमहल में ऐसा महत्वपूर्ण काम करने से तुम्हारा झगड़ा दूर हो जाएगा। क्यों, क्या कहते हो? हाँ, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो खुशी के मारे नाचने को तैयार हैं। हाँ भैया, मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ। हाँ बूढ़ी, ये तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है? उसे क्या समय है, वो तो खेतों में काम कर रहा है। उसको भी बताओ, तो तुम उसे खबर दे देना, ठीक है ना? खबर तो दे दूंगी, पर वो राजमहल के काम पर जाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। देखो, ज्यादा अहंकार मत दिखाओ। उसे ये कह दो कि अगर वो राजा देश नहीं मानेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, समझ गई? कह दूंगी, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। आदित्य, आदित्य, तुम राजसभा में क्यों आए हो? महाराज, मैं ये बताने आया हूं कि आपने जो संदेश हमारे घर भेजा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब क्या हुआ? महाराज, मैं राजकोषागार का पहरा नहीं दे सकता। महाराज, आप मुझे कृपया करके माफ करें। महाराज कहते हैं कि कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता। आपने अच्छा काम करने का आदेश दिया और वो काम ही नकारा जा रहा है। महाराज, यही होता है, यही होता है। किसान की समझ है, क्या कह सकते हैं? क्यों भाइयों? चुप हो जाओ सब लोग, शांत। हाँ आदित्य, अब तुम जो कह रहे हो ये बताओ कि क्या वो सोच समझ कर कह रहे हो ना? हाँ महाराज, मैं सोच समझकर ही कह रहा हूं। तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण फैसले का कारण क्या है? कारण बताओ। अब देखिए महाराज, मैं गरीब हो सकता हूं लेकिन लालची नहीं। मैं खेती करके खाता हूं और गरीबों के जीवन में सुखी रहता हूं। मेरी एक बूढ़ी माँ है और रात को कोई नहीं है जो उसकी देखभाल करे। अगर सब लोग रात में घर छोड़कर चले जाएंगे तो माँ का क्या होगा? मैं तो माँ की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मुझे पूरा राजमहल भी दे दिया जाए तो भी मैं ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा। अगर तुम राजा देश नहीं मानोगे तो तुम राजद्रोह के अपराधी बनोगे और तुम्हें सजा मिल सकती है, समझ रहे हो ना? महाराज, मुझे सजा का कोई डर नहीं है, लेकिन अगर सच के रास्ते पर चलते हुए मुझे सजा भी मिलती है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, हंसते हंसते स्वीकार करूंगा। तो तुम राजा देश स्वीकार नहीं करोगे? नहीं महाराज, कृपया करके आप मुझे क्षमा करें।
तुम दोनों भाइयों को इतनी रात यहाँ चुपचाप क्यों बुलाया गया है, जानते हो? शायद कोई बड़ा लाभ होगा। लगता है महाराज हमसे खुश है? ये लाभ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे भी उसका एक हिस्सा चाहिए, समझ रहे हो ना? अच्छा, तो फिर योजना क्या है, बताइए। देखो, तुम्हारे भाई ने तो कह दिया कि वो राजकोष का पहरा नहीं देगा, इसीलिए महाराज ने तुम्हारे दोनों को एक साथ पहरा देने का आदेश दिया है। जब तुम पहरा देने जाओगे, मैं सभी प्रहरियों को वहां से हटा दूंगा। फिर तुम दोनों मौका पाकर जितना चाहो सोना चांदी भर लेना, बटोर लेना, चोरी कर लेना, समझ गए? कोई रुकावट ही नहीं होगी। लेकिन 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 एक शर्त है। क्या शर्त है? जितना सोना चांदी निकालोगे उसका 40% मुझे देना होगा, ठीक है? हाँ ठीक है, अगर तुम हमें बचा सकते हो तो जो भी कहोगे हम देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अब हमारे सच्चे मूर्ख भाई और मूर्ख माँ को समझ में आएगा, सच के रास्ते पर चलकर सिर्फ खेतों में काम करके ही खाना मिलता है। अगर हमारी तरह समझ होती तो हमारे जैसे बड़े आदमी बन जाते ना। एक बार हमारा काम बन जाए, फिर उस बूढ़ी माँ और छोटे भाई को दिखा देंगे कि कितना चांदी और कितना सोना है। अगर उन्हें घर से निकाल कर नहीं फेंका ना, तो मेरा नाम भी माधव नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें जो करना है सो करना, लेकिन वो जमीन भी हम उससे छीन लेंगे। हाँ। क्या लगता है रे, तेरे पहरेदारों को देवराज ने हटा दिया या फिर नहीं हटाया? मंत्री देवराज ने जब कहा था तो एक बार तो उसने जरूर हटा दिए होंगे। चोरी के माल में उसका भी तो हिस्सा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम फंसे। और वैसे भी कोई पहरेदार आस पास तो दिखाई नहीं दे रहा भैया। हाँ, तो हम काम शुरू करें, क्या कहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन भैया समझदारी से काम करना होगा। जैसे? मान लें कि हमारे पास लाने के लिए बहुत ही सीमित थैले हैं, इसीलिए हमें चुन चुनकर बड़े और महंगे सामान ही उठाने होंगे। छोटे और सस्ते सामान से बैग भरने से कोई फायदा नहीं होगा भैया। हाँ, ये तूने ठीक कहा। और सूरज उगने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। फिर हमारी शुरू होगी मस्त जिंदगी। हाँ तो चलो, मस्त जिंदगी की शुरुआत करते हैं चोरी करके। चलो। हाँ चलो शुरू करते हैं। देवराज, देवराज सुनो यहाँ। देवराज, देवराज कहाँ हो? क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? कोई अनहोनी हुई है क्या? मैंने अभी अभी कोषागार का निरीक्षण किया और वहां बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। क्या 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 हो रहा है महाराज, क्या बात है? मैं सही कह रहा हूं देवराज। कल कोषागार की निगरानी विक्रम और माधव दोनों भाई कर रहे थे। तुरंत उन्हें पकड़कर लेकर आओ। लेकिन लेकिन महाराज, ये तो अच्छे लोग हैं, ये कभी चोरी कर ही नहीं सकते। गड़बड़ी तो शायद पहले से ही थी। हमने तुम्हें जो कहा वो करो। तुम एक मामूली से मंत्री होकर मुझे बताओगे कि गड़बड़ी कहाँ है और कहाँ नहीं? जब वो पहरा देने गए थे, मैंने खुद निरीक्षण किया था, तब सब कुछ हिसाब ठीक था। उन्हें पकड़कर लेकर आओ, फिर साफ बात हो जाएगी सारी की सारी। जाओ पहरेदार, जहां से भी हो उन्हें ढूंढ कर लेकर आओ। आज मैं उन्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। मिल गए महाराज। देखिए, ये दोनों बैग में सोना भरकर भाग रहे थे। मैंने इन्हें राजमहल। यही तो होना था और यही तो मैंने उम्मीद की थी। देवराज, क्या ये मुझे धोखा दे सकते थे? अरे महाराज, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था।
मैं अब आदेश दे रहा हूं, इन्हें कोड़े मारते हुए मुंह में कालिख पोतकर गधे की पीठ पर बैठाकर राज्य से निकाल दिया जाए, और कभी अगर ये राज्य में दिखें तो हम इन्हें सूली पर चढ़ा देंगे। ले जाओ। महाराज 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 महाराज, मैं आपके पांव गिरता हूं महाराज, कृपया करके मेरे भाइयों को माफ कर दें। वो गलती कर सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन एक आखिरी मौका उन्हें दीजिए महाराज। हमारे पास भी कुछ कहने को था महाराज। हम अकेले इस अपराध में शामिल नहीं हैं महाराज, हमें एक मौका दीजिए, हमें कुछ कहने का मौका दीजिए। महाराज महाराज नहीं 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 महाराज, इन ठगों की कोई बात मत सुनिए, इन्हें तुरंत सूली पर चढ़ाने का इंतजाम कीजिए। अरे चुप रहो मंत्री, ये क्या कहना चाहते हैं हमें सुनना है। बताओ तुम लोग क्या कहना चाहते हो। महाराज, हम इतना बड़ा कांड नहीं करना चाहते थे। हाँ, हम आलसी हो सकते हैं, ईर्ष्यालु हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी इतना बड़ा चोरी करने का नहीं सोचा। आपके महामंत्री ने हमें उकसाया था महाराज, उसने हमें भड़काया था कि हम आपके स्वर्ण भंडार से सोना चुराकर उसका हिस्सा महामंत्री को दें, फिर हमारे भाई को फंसाकर गांव से निकालने और उस जमीन को हड़पने की योजना थी। अगर हमें सजा मिली तो देवराज को भी सजा मिलनी चाहिए महाराज। क्या क्या बात कर रहे हो। छी 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 देवराज, मैंने तो यह बुद्धि केवल इन 3 भाइयों के झगड़े को सुलझाने के लिए दी थी, आखिरकार तुम खुद इसमें फंस गए। महाराज महाराज, मैं आपके पांव गिरता हूँ। महाराज मुझे सूली पर मत चढ़ाइए, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आखिरी बार, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए मौत की सजा होगी, समझ गए। हमें भी माफ कर दीजिए महाराज, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ महाराज, अब से हम घर में नहीं बैठेंगे, हम भाई के साथ मिलकर खेतों में काम करेंगे। हाँ महाराज। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे भाई के चेहरे को देखकर, और अगर फिर कभी तुम लोगों ने ऐसी गलती की तो सच में तुम्हें मारते मारते मैं गधे पे बैठा के गांव से बाहर निकालूंगा, समझ गए। समझ गए महाराज, अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी महाराज। हाँ महाराज, अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, हम साथ में मिलकर रहेंगे। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद।